बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन अकेडमी चैनल। आज का हमारा लेक्चर बहुत कीमती है, क्रिमिनल लेक्चर है और बड़ा कीमती लेक्चर है। ये एक आम शख्स के लिए भी बड़ा कीमती है, ये हर वकील के लिए भी कीमती है कि रिमांड क्या है जिससे पुलिस ने एक इंसान के जहन पर इतना बड़ा तशद्दुद डाल दिया जो कि कानून में नहीं है। जब किसी से ये कहा जाता है, खबरों में सुन लिया जाता है कि उसको जिस्मानी रिमांड में ले ली गया है, तो आम बंदा ये समझता है कि आज से उस शख्स को जो हो सकता है पुलिस मारेगी, पीटेगी, उसके साथ गैर इंसानी सलूक करेगी, ये उसके जहन में सवाल आता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिमांड एक अलग चीज है। आज हम उसको देखेंगे कि रिमांड कहते किसको है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिमांड के लिए कौन कौन से रेलिवेंट प्रोविजन है, कौन कौन से सेक्शन है। तो 167 और 344 CRPC इनका डायरेक्ट ताल्लुक है रिमांड से। दर हकीकत 167 जो है ये रिमांड को डील करता है, मगर 344 भी रिमांड को डील करता, तो ये इसकी मेन प्रोविजन में आ गई, मेन इसके रेलिवेंट प्रोविजन है। इसके अलावा और सेक्शन भी हैं जिनका ताल्लुक रिमांड के साथ तो डायरेक्ट तो नहीं है, मगर रिमांड को समझने के लिए और रिमांड के साथ मुआवनत हासिल करने के लिए और एक बंदे को रिमांड तक पहुंचाने के लिए ये वाले सेक्शन भी उसके साथ अटैच हैं। वो सेक्शन है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 81, 83, 86 और 86A। ये वाले क्या है, ये भी रेलिवेंट प्रोविजन में क्रॉस सेक्शन में आते हैं, यानी रेफरेंस सेक्शन में आते हैं, यानी उसके रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस प्रोविजन में। और इसके साथ आर्टिकल 247 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट हुई है वो भी ताल्लुक रखती है रिमांड से। हम पहले देखते हैं रिमांड कहते किसको है। रिमांड का कतई मतलब नहीं है कि मारना पीटना। रिमांड का मतलब है टू सेंड बैक टू द लीगल अथॉरिटी। उसी शख्स को, उस मुल्जिम को वापस हवाले कर देना लीगल अथॉरिटी के, यानी जो उसको लेकर आए हैं उसके हवाले कर देना। अब रिमांड की 3 किस्में हैं। पहला है जिस्मानी रिमांड, फिजिकल रिमांड। दूसरा है जुडिशियल रिमांड। तीसरा है ट्रांजिट रिमांड। ठीक है, हम देखते हैं कि फिजिकल रिमांड किसको कहते हैं। देखें, फिजिकल जो रिमांड है उसका मतलब है तो ये लफ्ज के यानी जिस्मानी रिमांड, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसको मारा पीटा जाए। फिजिकल रिमांड में जब एक शख्स अदालत में, कोर्ट में पेश होता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो मजिस्ट्रेट साहब को पुलिस रिक्वेस्ट करती है कि इस बंदे को हमें और पूछ हमने इससे करनी है, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हुई है। मैं तफसील से थोड़ी देर बाद बताता हूं, यहां पे सिर्फ इसकी किस्म बताने के लिए थोड़ा सा आपको क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं कि फिजिकल रिमांड में जब पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने मुल्जिम को पेश करती है तो इस्तदा करती है, अप्लाई करती है, एप्लीकेशन देती है, उसको ये कहती है कि इस शख्स से हमने काफी हद तक सबूत उगलवा लिए हैं, या अगर नहीं अभी तक उगलवा सके, उससे नहीं पूछ सके, तो हमें इतना पक्का यकीन है कि ये मुल्जिम जो है ये जुर्म में इन्वॉल्व है, हमें कुछ टाइम चाहिए, आप इसको हमारे हवाले वापस कर दें ताकि हम इससे पूछ-गूछ करें। इसको कहते हैं जिस्मानी रिमांड। इसमें पुलिस कतई नहीं मार सकती, हाथ भी नहीं लगा सकती, मारना बड़ी दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगा सकती। फिर मारती क्यों है? प्रैक्टिस में तो आप देखते हैं, हर रोज देखते हैं कि पुलिस ने मार मार के बंदों को अधमरा कर दिया होता है। ये कानून से लाइल्मी और करप्शन की वजह है, ये बैड गवर्नेंस की वजह है कि हमारी गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं देती। ये हुकूमत का फर्ज है
कि वो तमाम थानों पर इतनी हाई सख्ती अलर्ट करे कि कोई भी मुल्जिम जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, हर तरफ कैमरे इस तरह लगे हों एडजस्ट कि मुल्जिम का हर आने जाने वाला जो व्यू है वो उसको नजर रिकॉर्ड हो कि इसको कहां पे कितने बजे कौन से रूम में लेके गए, उस रूम में क्या हो रहा है। यानी जब और फिर अचानक उन पे छापे डाले जाएं, अचानक उन पे रेड किए जाएं, तब ये हो सकता है। या इसका दूसरा हल वकील है कि वकील अपने क्लाइंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर गवर्नमेंट सोई हुई है वो नहीं करती तो वकील जिंदा है, तो वकील क्या करे, अपने क्लाइंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी पुलिस उसके क्लाइंट को मारे पीटे फौरन ही उसका मेडिकल चेकअप करवाए और उस पुलिस के खिलाफ फौरन ही एक्शन लिया जाए। अगर इस तरह काश होने लग गया तो कोई भी शख्स उस मरहले से नहीं गुजरेगा जिस मरहले से जो गुजरता है, जिस पे बीतती है, उसी को पता होता है। हम तो सिर्फ सुनते हैं ना कि उसको मारा। आप अपने आप को तो एक डंडा मार के अपने हाथ से देखें, वो तो फुल जान लगा के मारते हैं, वो तो उसको अधमरा कर देते हैं। ये भी नहीं समझते कि वो भी किसी की औलाद है, वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो जो पुलिस वाले मेरा लेक्चर देख रहे हैं, बराए मेहरबानी अल्लाह से डरें, खौफ खाएं, आपने भी मरना है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो जिस्मानी रिमांड ऐसे तरीके से लेते थे कि वो जब बंदा बेहोश हो जाता था, मैं नाम शो नहीं कर रहा, जब बेहोश हो जाते थे तो वो उनके मुंह में नमक डालते थे, पानी उनको पिलाते थे, उनको फिर बगलों में उनके डंडा डालकर उनको फिर हवा में लटका देते और लटका के छोड़ के चले जाते। खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं और वो लटक रहा है, वो कांप रहा है, वो कप कप कपाहट में बेहोश हो रहा है। अल्लाह को सब ने जान देनी है। तो मुख्तसरन वकील क्या करे, जब भी उसके क्लाइंट के खिलाफ इस तरह का मसला हो वो फौरन से पहले एक्शन ले, जिसका हक है। कानून ने उंगली भी लगाने का हुक्म नहीं दिया, उंगली भी की भी इजाजत नहीं है। मार बहुत दूर की बात है, मैं आगे देखते हैं मेरिंडा राइट में जब आएंगे पर आप देखेंगे कि उसको क्या कहा जाता है मुल्जिम को अरेस्ट करने के बाद। अब इसको कहते हैं जिस्मानी रिमांड के। पुलिस ने ये कहा मजिस्ट्रेट साहब को कि ये शख्स हमें दरकार है, इससे हम कुछ सबूत उगलवा सकते हैं, इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें वापस कर दें। तो वो हमेशा 15 दिन के 14 दिन के लिए उसको मांगते हैं। रिमांड किताब में 15 दिन का लिखा है, वो 15 दिन का क्यों होता है जबकि हम प्रैक्टिस में 14 दिन का देखते हैं, वो मैं बाद में आपको बताता हूं इंशाल्लाह। तो पुलिस हमेशा कहती है कि इसको 14 दिन के लिए मेरे हवाले किया जाए, मगर मजिस्ट्रेट साहब कभी भी 14 दिन के लिए डायरेक्ट उसके हवाले नहीं करते, बल्कि क्या करेंगे, उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन का रिमांड देंगे कि इतने दिनों के लिए लेके जाओ और जब अगली मर्तबा आओ तो मुझे रिपोर्ट चाहिए। अगर रिपोर्ट ना हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई चीज तुमने इससे कोई नहीं वसूल की या कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सके, मैं इसको तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा बल्कि मैं इसको जेल भेजूंगा, जुडिशियल लॉकअप में जाएगा। वहां पे कोई मारपीट नहीं होती, वहां पे कोई किसी को हाथ नहीं लगा सकता, वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, अदालत की कस्टडी में होता है। तो जब थाने में होता है तो उसे कहते हैं फिजिकल रिमांड। दूसरी किस्म है जुडिशियल रिमांड, कि जब पुलिस ने मजिस्ट्रेट साहब के पास उसको पेश किया तो मजिस्ट्रेट साहब ने जिस टाइम उसको देखा और मजिस्ट्रेट साहब को यह लगा कि नहीं ये शख्स मुल्जिम नहीं है, ये इसको बेगुनाह फंसाया जा रहा है, तो वो उसको हम बाद में देखेंगे, वो तो हमने बल्कि उस लेक्चर में देखा भी, किसी भी स्टेज पे मजिस्ट्रेट ट्रायल में उसको एक्विटल कर सकता है। मगर यहां पर मजिस्ट्रेट को अगर ये लगे कि नहीं कोई ऐसी रीजन नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे मैं इसको रिमांड दूं, ये पुलिस जानबूझ के इसको लेके जाती है, इसको टॉर्चर कर रही है और इससे बिल्कुल बगैर किसी वजूहात के गैर कानूनी तौर पर इससे जुर्म कबूल करवाना चाहती है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उस शख्स को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे बल्कि जेल के हवाले कर देंगे। इसको कहते हैं जुडिशियल रिमांड। देखें, जुडिशियल रिमांड के लिए ये वाले लवाजमात होते हैं। पुलिस
मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करे, मजिस्ट्रेट साहब को ये लगे कि नहीं मुझे पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए, या मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस के हवाले किया मगर पुलिस कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं रही, बस लेके चली जाती है, वापसी फिर रिमांड लेने आती है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, तब भी जुडिशियल रिमांड में भेज देंगे। या अगर उसका रिमांड 14 दिन का हो गया, यानी टोटल 15 दिन का उसका रिमांड हुआ, अब पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा, अब उसको हर हालत में जुडिशियल भेजा जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं, वो स्पेशल केस में आते हैं कि उसके रिमांड को आगे इनहेंस किया जाता है, वो अलग चीज है। मगर जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, जो जर्नल पढ़ रहे हैं, उसमें ये कि जब उसका 15 दिन का रिमांड हो जाता है, उसके बाद उसको पुलिस के हवाले नहीं किया जाता बल्कि जेल के हवाले कर दिया जाता है, यानी उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। इसको कहते हैं जुडिशियल रिमांड। तीसरा है ट्रांजिट रिमांड। ये ऐसा रिमांड होता है कि एक बंदा रहता तो है इस्लामाबाद में, उसने जुर्म भी इस्लामाबाद में किया, मगर वो बंदा वहां से फरार हो गया और वो बंदा मुल्तान जाकर पकड़ा जाता है। मुल्तान में जब पकड़ा जाता है तो जब उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है या पुलिस को पता चल जाता है कि ये शख्स फलां इलाके में जुर्म करके आया है और फलां थाने को या फलां अदालत को ये पर्सन रिक्वायर्ड है, इसको तो अदालत ढूंढ रही है कि ये कहाँ है, ये तो नसीब इसका था कि ये हमारे हवाले आ गया, तो अब इसको मुल्तान से जो इस्लामाबाद रवाना करेंगे, यानी यहाँ की लीगल कस्टडी से उसको इस्लामाबाद की लीगल कस्टडी में देंगे, इसको कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। तो देखें, ट्रांजिट रिमांड किसको कहते हैं, एक कोर्ट से, एक लीगल अथॉरिटी से दूसरी कोर्ट की तरफ ट्रांसमिट कर दिया गया, इसको ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। तो रिमांड की कितनी किस्में देखी, 3। पहला जिस्मानी रिमांड, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब पुलिस के हैंड ओवर करते हैं मगर उसका मतलब कभी भी नहीं कि उसको मारा पीटा जाए। दूसरा जुडिशियल रिमांड, के उसको जेल भेजा जाता है, जेल में कोई इसको कुछ नहीं कहता, वहां पे वो एक मेहमान के तौर पे रहता है और वहां पे जब उसको जमानत होती है वो बाहर आ जाता है। तीसरा ट्रांजिट रिमांड, के एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट की तरफ उसको ट्रांसमिट कर दिया जाए, ये ट्रांजिट रिमांड होता है। अब है हमारे पास कि रिमांड दे कौन सकता है। देखिए, रिमांड सिर्फ मजिस्ट्रेट दे सकता है, किसी को रिमांड देने की अथॉरिटी नहीं है, ये अथॉरिटी सिर्फ मजिस्ट्रेट को है, और मजिस्ट्रेट में भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को है, सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट को है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट इसकी जुरिस्डिक्शन, इसकी पावर नहीं रखते रिमांड की। देखिए, मैं आपको एक लफ्ज बता रहा हूं, ये जरा गौर से सुनना। एक होती कंपिटेंसी, एक होती जुरिस्डिक्शन। सेशन कोर्ट कत्ल के केस के लिए कंपिटेंट अदालत है, वो रिमांड के लिए जुरिस्डिक्शन नहीं रखती। सेम इसी तरह जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो रिमांड की जुरिस्डिक्शन रखती है, मगर वो कंपिटेंट अदालत उस कत्ल के केस के ट्रायल के लिए नहीं है। तो ये अपने जहन में रखना, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हर जुर्म के रिमांड के लिए जुरिस्डिक्शन रखता है। जिस किस्म का भी रिमांड आएगा वो जुरिस्डिक्शन भी रखता है, वो कंपिटेंट भी है। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जुरिस्डिक्शन भी रखता है और वो कंपिटेंट भी है। कत्ल का मुकदमा हो, डकैती का हो, जिना का, कुछ भी हो, रिमांड तो हमेशा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही देता है। अब रहा सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट का, क्या वो रिमांड के लिए को दे सकते हैं? नहीं, वो रिमांड नहीं दे सकते। हां, वो इंपावर्ड अगर कर दिए गए हों तब वो उसको दे सकते हैं। अब है हमारे पास कि रिमांड किस सेक्शन के तहत दिया जाता है, 167 सीआरपीसी के तहत दिया जाता है। अब हम थोड़ा सा लीगल ऑपरेशन पढ़ते हैं कि शख्स रिमांड तक पहुंचता कैसे। अब हम लीगल ऑपरेशन पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि शख्स रिमांड तक पहुंचता कैसे। सबसे पहले 154 की 154 सीआरपीसी के तहत उस शख्स के लिए
पर्चा दर्ज होगा, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। पुलिस उसको अरेस्ट करने जाएगी सेक्शन 46 के तहत। उसमें अरेस्ट करने का तरीका बताया गया। बड़ा कीमती लेक्चर में रिकॉर्ड करवा कर बैठा हूं। उसमें यह है कि किस किस यानी उसमें क्रिमिनल पूरा ट्रायल बताया गया, ऑल स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, उसको देख कर उसमें सारा तरीका बताया कैसे अरेस्ट करती है क्या। यहां हम बिल्कुल मुख्तसर देखेंगे। 154 के तहत उसकी रपट जो 154 के तहत उसकी FIR दर्ज हुई। उस शख्स को 156 के तहत पुलिस को पावर मिली। सेक्शन 46 के तहत उसको गिरफ्तार करने का तरीका बताया गया, आप उसको गिरफ्तार करके लाएं। सेक्शन 48 ये बताता है कि अगर अंदर औरतें हैं, तुम बंदे को गिरफ्तार करने जा रहे हो तो औरतों को मौका दोगे कि वो अपनी जगह से चली जाएं, साइड पर हो जाएं, बापर्दा औरतें। ये नहीं कि पुलिस का जहां दिल चाहे, जिस घर में दिल चाहे, वो उसकी चार दीवारी को, उसकी असमत को, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करे। पुलिस को इजाजत नहीं है। तो पुलिस क्या करेगी? कुछ भी होगा तो पुलिस पहले औरतों को साइड पे करेगी। हां, अगर खुद औरत ही मुल्जिम है फिर नहीं। अगर औरत ही मुल्जिम है फिर यहां पे उसको रियायत मिल जाती है कि फिर वो अंदर जा सकती है, मगर फिर भी इजाजत लेकर जाती है। ठीक है, वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहां से मजिस्ट्रेट से एक स्पेशल ऑर्डर होता है कि वो फिर अलग बातें हैं। यहां पे सिर्फ आप ये देखें कि 46 के तहत उसको गिरफ्तार करने के लिए गई, यानी गिरफ्तारी का तरीका 46 में है। उसमें बताया हाउ टू अरेस्ट या हाउ टू मेड अरेस्ट, किस तरह अरेस्ट किया जाता है। तो 46 के तहत हाउ टू मेक अरेस्ट हो गया। 48 के अंदर औरतों को साइड पे कर दिया गया। 50 में कहा गया सेक्शन में कि उस पे उतनी ताकत लगाओ गिरफ्तार करने के लिए जितनी जरूरी है। ये नहीं कि उसको गिरफ्तार करने में उसको अधमरा कर दो, उसको हलाक कर दो। नहीं, अननेसेसरी जो रेजिस्टेंस है उसको अलाउ नहीं किया गया। 51 सेक्शन में जब वो अरेस्ट हो गया तो उसकी तलाशी ली गई। 52 सेक्शन में औरत की तलाशी है। 51 में आदमी की तलाशी कोई भी ले सकता है। 52 में औरत की तलाशी सिर्फ औरत ले सकती है। उसके बाद सेक्शन 60 उस शख्स को अब कहां पर लेके आए? पुलिस स्टेशन में। सेक्शन 60 ने बताया पुलिस वालों को कि ये तुम्हारे पास, तुम्हें 24 घंटे की अथॉरिटी है। ठीक है, याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे पुलिस को बगैर गिरफ्तारी वारंट के किसी को गिरफ्तार करके अपने पास रखने की कितनी देर की पावर है, पुलिस के पास 24 घंटे की पावर है कि 24 घंटे वो मजिस्ट्रेट को बताए ना बताए उसकी मर्जी। 24 घंटे तक का वो मेहमान है पुलिस के पास। अगर उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई, उसकी गिरफ्तारी रजिस्टर्ड में लिख दी गई, डॉक्यूमेंट में लिख दी गई, ऑन रिकॉर्ड आ गई, अब 24 घंटे के बाद सेक्शन 61 के तहत उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना होगा कि आप उसको पेश करें। अब जब वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाता है तो 24 घंटे के अंदर, याद रखना, वो सफर जो है उसमें इंक्लूड नहीं है, सफर शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और 24 घंटे पूरे हो गए, पुलिस उसको लेकर मजिस्ट्रेट साहब के पास जा रही है। जो रास्ता है दरमियान में, वहां से लेकर मजिस्ट्रेट साहब तक पहुंचने में उसको 4 घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए। कोई ऐसी स्ट्राइक थी, कोई ऐसी वजह थी, या रास्ता कोई ब्लॉक हो गया था, किसी ऊपर वाले रास्तों से गई, तो 4-5 घंटे उसको लग गए। तो ये जो 4-5 घंटे है, ये अब मजिस्ट्रेट साहब उसको ये नहीं कहेंगे कि तुमने तो इसको 24 घंटे में पेश करना था, तुम इसको मेरे पास बहुत लेट पेश कर रहे हो। नहीं, पुलिस कहेगी कि जज साहब, ये जो इजाफी टाइम लगा है ये हमारा सफर का टाइम है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें शामिल नहीं होगा। तो पुलिस उसको 61 के तहत क्या करती है? जज साहब के पास पेश करती है। याद रखना, पहले 24 घंटे में रिमांड नहीं होता। ये बड़ी कीमती बात बता रहा हूं। रिमांड 24 घंटे के बाद होता है। पुलिस जिस शख्स को गिरफ्तार करती है ना, अब उसको पावर है कि वो 24 घंटे तक पेश करे या ना करे। हाँ, 24 घंटे के बाद उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो रिमांड के बिना उस शख्स को वहां पे रख ले। अब उसको रिमांड लेना ही पड़ेगा।
जैसे उसने उसको क्या किया, 61 के तहत मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया रिमांड के लिए, तो जो सेक्शन 62 बताता है वो ये कहता है भाई अपने हाई ऑफिशियल को भी जो है आप इतला दे दें कि हमने ये बंदा पकड़ा हुआ है। सेक्शन 63 ये बताता है कि जिस शख्स को तुमने पकड़ा हुआ है, पुलिस वालों को कहा, जिसकी तुमने गिरफ्तारी डाल दी है ना, अब तुम फंस गए हो, अब इसको वैसे नहीं छोड़ सकते। सिर्फ 3 तरीके हैं इसके छोड़ने के। पहला तरीका, अब ये नहीं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई पुलिस वाला हूं, मैं अपने किसी हमसाए एक्स को उठाकर मैंने हवालात में डाल दी, उसकी गिरफ्तारी डाल दी, थोड़ी देर बाद मुझे ये कॉल आती है मेरी वालदा की आए, किसी की भी सिफारिश आए, भाई इसको छोड़ दो और छोड़ कर ही घर आना वरना घर भी ना आना, तो अब मैं ये नहीं कर सकता कि उसको छोड़ दूं, अच्छा भाई तुम चले जाओ कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। 3 तरीके, जब एक गिरफ्तारी डल जाती है तो 3 तरीके हैं सिर्फ उसको बाहर निकालने के। पहला, या तो मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर दें। दूसरा, उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज जो है, इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है, वो सेक्शन 169 सीआरपीसी के तहत, सेक्शन 169 सीआरपीसी के तहत उसको रिलीज कर दे, रिलीज, एक्विटल नहीं, रिलीज कर दे। या तीसरा तरीका है कि वो शख्स अपना ओन बॉन्ड दे, कोई जमानत दे और पुलिस उसको कबूल करे, तब जा सकता है। तो सेक्शन 63 ने क्या कहा कि उसको वैसे नहीं छोड़ सकते। देखो अब क्या अभी तक क्या हुआ, एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई 154 के तहत, 156 के तहत पुलिस को पावर मिली, सेक्शन 46 के तहत पुलिस उसको अरेस्ट करने गई, उसमें तरीका बताया कैसे अरेस्ट करना है, वो सारा डिटेल लेक्चर आप उसमें देखेंगे कि ऑल स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल में। 48 सेक्शन में ये कहा गया कि औरतें अगर हों तो उनको साइड पे किया जाएगा। 50 सेक्शन में कहा गया कि गैर जरूरी ताकत नहीं लगाई जाएगी। 51 में मर्दों की तलाशी, 52 में औरतों की तलाशी, 60 में उसको ये कहा गया जिसको पकड़कर लाए हो आपका मेहमान नहीं है, हमेशा का मेहमान ना इसको बनाना, इसको मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना है। पुलिस ने पूछा कब पेश करें, तो 61 ने उसको बताया भाई 24 घंटे में पेश करना है। 62 ने कहा तुमने हाई ऑफिशियल को अलर्ट कर देना कि हमने ये बंदा गिरफ्तार किया होगा, ये नहीं कि उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद हाई ऑफिशियल्स को बताया ना गया। 63 ने कहा जो अरेस्ट हो चुका, जिसकी गिरफ्तारी डाल दी गई, सिर्फ 3 तरीके उसको छोड़ने के, या तो मजिस्ट्रेट साहब छोड़े, या पुलिस का इंचार्ज जो है 169 सीआरपीसी के तहत छोड़े, या वो शख्स अपना ओन बॉन्ड दे, अपनी जमानत दे। अब है हमारे पास यहां पर कि जब एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है ना, अब यहां से हम रिमांड को देखते हैं। वो शख्स गिरफ्तार हो गया, 24 घंटे हुए, अब उसको पुलिस क्या करेगी, उसको मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करेगी। याद रखना, जब एक शख्स को, एक होता रिमांड देना, एक होता पेश करना, ये बहुत अलग चीज है। रिमांड की पावर किसको है, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को। पेश किसी के पास भी किया जा सकता है। अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है तो सेकंड के पास अगर इम्पावर किया गया है तो पेश किया जा सकता है। तो अब अदालत ने क्या की, उसने, पुलिस ने क्या किया, उसको गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया। अब 2 काम हो सकते हैं, या तो पुलिस ये कह दे कि जज साहब ये हमने गिरफ्तार किया था, हमें अब इसका जिस्म दरकार नहीं है, आप चाहें इसको जुडिशियल कर दें, तो मजिस्ट्रेट साहब वहां पर उसको जुडिशियल भी कर सकते हैं। या अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये लगे कि नहीं ये शख्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी जमानत भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको जमानत भी, उसको जमानत लेकर उसको जो है छोड़ सकते हैं जमानत पर। तो पुलिस क्या करती है, जब उसने रिमांड लेना हो, वो 167 सीआरपीसी के तहत अप्लाई करती है मजिस्ट्रेट साहब के पास कि इस शख्स का जिस्म हमें दरकार है, हमने इससे पूछ-गूछ करनी और हमें बहुत ज्यादा, हमारे पास माकूल वजूहात हैं
कि ये शख्स लाजमी जुर्म में इन्वॉल्व है या कुछ जानता है, और जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को ये लगे कि वाकई इनको रिमांड देना चाहिए, पुलिस मांगती 14 दिन का रिमांड है, मगर जज साहब उसको 2 दिन 3 दिन का देते हैं। हम देखेंगे रिमांड देने के लिए कौन कौन सी शराइत है वो आगे देखते हैं। तो पुलिस उसका जब रिमांड लेकर चली जाती शख्स का, तो अब क्या होगा? अब उसको अंदर लेकर जाएगी दोबारा पुलिस स्टेशन में, वहां पर अब उसका मेरिंडा राइट है कि पुलिस उसको कहेगी मेरे भाई, बल्कि मेरिंडा राइट तो शुरू अरेस्ट होने के फौरी बाद होता है। मेरिंडा राइट किसको कहते हैं? जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन जो है उनके लिए ये किस्म का अलाउ है, उनको ये प्रोटेक्शन देता है, ह्यूमन बीइंग को, इंसानों को, कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो उसको बताएगी कि मेरे भाई हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं, तुम पाबंद नहीं हो कि हम तुमसे जो पूछें उसका जवाब दो, तुम्हारी मर्जी, देना चाहो ना देना चाहो, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना है, जितना हमें मिल गया हमने चुप करके जज साहब के आगे पेश करना है, अदालत में पेश करना है, तो तुम पाबंद नहीं हो। जबकि अफसोस दर अफसोस हमारे यहां पर उसका बिल्कुल उल्ट होता है। कानून कहता है उसको मारा ना जाए, वो उसको स्टार्ट ही गिरबान से पकड़ते हैं और वहीं से उसकी इंसल्ट करते हुए लेकर आते हैं। मेरिंडा राइट कहता तुम किसी चीज के बताने के पाबंद नहीं हो, यहां पे ये होता है अगर तुमने नहीं बताया तुम्हें तुम्हारी जान निकाल दूंगा। अब कितना बड़ा फर्क है। तो ये मेरिंडा राइट है जो उसको प्रोटेक्शन देता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी प्रोटेक्शन देता है कि उसके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उससे एविडेंस सख्ती से नहीं बुलवाए जाएंगे, और उसको बताया जाएगा तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रहा हूं, किस जुर्म में कर रहा हूं, ये उसका हक है। अब हम देखते हैं 167 सीआरपीसी का ऑपरेशन, यानी इस 167 सीआरपीसी में इसकी जो जितनी भी सब सेक्शन है उसको बारी बारी देखते हैं। 167 इसकी सब सेक्शन 1 में कहा गया कि पर्सन अरेस्टेड डिटेन्ड, जिस शख्स को आपने अरेस्ट किया है उसको पुलिस सेक्शन 61 के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करेगी, उस डायरी के साथ जिसमें यह लिखा है कि ये क्यों गिरफ्तार हमने किया और अभी तक क्या क्या हुआ है 24 घंटे में। याद रखना, अगर पुलिस ने 24 घंटे में अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली हो, अब रिमांड की, जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं होती। फिर अब है 167 इसकी सब सेक्शन 2, इसमें कहा नो नीड ऑफ जुरिस्डिक्शन। इसमें यह कहा गया कि जुरिस्डिक्शन की कोई नीड नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसको जरा गौर से समझना। कंपिटेंसी और चीज है, जुरिस्डिक्शन और चीज है। अब यहां थोड़ा मैं पीछे भी बताया, मैं यहां और आसानी लफ्जों में बता दूं। कंपिटेंट कौन है रिमांड देने का? सिर्फ मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट में भी कौन? दर्जा अव्वल, सेक्शन 30। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट कंपिटेंट नहीं है रिमांड देने के लिए। कंपिटेंट कौन है? फर्स्ट क्लास, सेशन क्लास, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ये नहीं, बल्कि कौन है? मजिस्ट्रेट, दर्जा अव्वल। ये है कंपिटेंट भी और जुरिस्डिक्शन भी, अगर उसके अपने इलाके की है। अब यहां पर एक लफ्ज आया 167 सब सेक्शन 2 में कि नो नीड ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो यहां पे गलत फहमी में अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, नो नीड ऑफ कंपिटेंसी, वो ये समझते हैं कि दर्जा दोम का, दर्जा सोम का भी उसको दे सकता है। नहीं है, जुरिस्डिक्शन का यहां पे कहा, यानी सिंपल वर्ड में ये कहा कि अगर एक शख्स को गिरफ्तार किया खानपुर में, ये और तहसील है, और इसका लियाकतपुर और तहसील है। खानपुर में एक ही मजिस्ट्रेट साहब थे जिनके पास 24 घंटे में पेश करना था। इसको इलाका लगता है खानपुर, जुरिस्डिक्शन है खानपुर की। यहां का मजिस्ट्रेट
अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है, कहीं चला जाता है, पुलिस कहती है अब इसको किसके पास पेश करें। अब वो इस बंदे को उठाकर कहां लेके जाएंगे? खानपुर में दर्जा दोम दर्जा सोम बैठे हुए हैं, सेकंड क्लास थर्ड क्लास बैठे, मगर वो मजिस्ट्रेट वो इंपावर नहीं किए गए गवर्नमेंट की तरफ से कि तुम रिमांड दो। उनको छोड़कर लियाकतपुर चली जाएगी और वहां जाकर रिमांड लेगी। कि क्यों? कि लफ्ज आया नो नीड ऑफ जुरिस्डिक्शन। जरूरी नहीं है कि वो आपके इलाके से ताल्लुक रखता हो, ठीक है। जुरिस्डिक्शन का मतलब नो नीड ऑफ जुरिस्डिक्शन, जरूरी नहीं है कि आपके इलाके का मजिस्ट्रेट हो दर्जा अव्वल, बेशक किसी भी शहर का हो। इसका मतलब ये है कि आप क्या करें कि खानपुर वाला नहीं है तो लियाकतपुर चले जाएं, वो नहीं है तो रहीम यार खां चले जाएं, वहां जाकर इसकी रिमांड इसका लेकर आए, इसको पेश करें। रिमांड कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास। तो क्या कहा? हो फर्स्ट क्लास, चाहे वो आप खानपुर से ले लें, चाहे रहीम यार खां से ले लें, चाहे लियाकतपुर से ले लें। तो इसका मतलब ये कि उसमें क्या कहा गया कि नो नीड ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब है इलाके की कैद नहीं है बस। हाँ, कंपिटेंट हो फर्स्ट क्लास। हाँ, अगर सेकंड और थर्ड क्लास है, अगर तो गवर्नमेंट ने उनको एम्पावर किया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, तब वो भी दे सकते हैं। अब यहां पर है इन इंटरवल ऑफ टाइम। इसी सब सेक्शन 2 में कहा गया कि मजिस्ट्रेट साहब उसको जो रिमांड देंगे वो इंटरवल ऑफ टाइम में देंगे, जो 15 दिन से ज्यादा नहीं होगा। अब यहां पे सवाल उठता है कि प्रैक्टिस में तो हम कहते हैं 14 दिन का रिमांड है, किताब में लिखा 15 दिन का, तो ये क्या है? अब पीछे थोड़ा सा चले जाएं। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था तो पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन में 24 घंटे रखा था ना, बगैर मजिस्ट्रेट के पूछे। तो वो 24 घंटे किसके बराबर होते हैं? एक दिन। वो एक दिन अलग, और ये जो 14 दिन आगे आएंगे, तो जो हम रिमांड जब लेने जाते हैं 14 दिन का कहते हैं, मगर उसमें वो एक दिन शामिल हो जाता है। वो 24 घंटे जब पुलिस ने उसने अपने पास उसको रखा था, तो अब ये 15 दिन का रिमांड हो गया। तो नो एक्सीडिंग फ्रॉम 15 डेज, 15 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं दिया जा सकता। अगर उसको इनहेंस किया जाएगा तो फिर आगे उसका अलग प्रोसेस होता है। हम जनरल पढ़ रहे हैं। इफ नो जुरिस्डिक्शन, यहां पे एक चीज आई, वही वाली बात जो मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले, इसी सब सेक्शन 2 में आ गई कि मजिस्ट्रेट साहब को जुरिस्डिक्शन नहीं थी। यानी लियाकतपुर हम ले गए थे रिमांड लेने के लिए, पहला हमने रिमांड उसको लिया लियाकतपुर, दूसरा रिमांड देने के लिए फिर लियाकतपुर ले गए, खानपुर वाला मजिस्ट्रेट है ही नहीं। अब जब वो उसको हम लियाकतपुर लेकर गए तो खानपुर का मजिस्ट्रेट पीछे से आ गया। तो अब जज साहब ने क्या कर दिया? मजिस्ट्रेट साहब ने उसको रीबैक कर दिया कि भाई अब तुम्हारा मजिस्ट्रेट आ गया, जुरिस्डिक्शन वाला आ गया, अब तुम उसके पास मुतलका जुरिस्डिक्शन वाले के पास जाना, मेरे पास ना जाना। तो यानी मजिस्ट्रेट क्या करता है? रेफर करता है उस मजिस्ट्रेट की तरफ कि जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती होगी। इसी के अंदर एक प्रोविजन दी गई, सब सेक्शन 2 के बाद एक प्रोविजन दी गई, उसमें कहा सेकंड एंड थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट नो कंपीटेंट, आ गया ना वही बात, अनलेस अथोराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि सेकंड और थर्ड क्लास वाला जो मजिस्ट्रेट है वो कंपीटेंट नहीं है, बेशक के उसको वो इलाके में बैठे हैं। हमने देखा था ना खानपुर में वो 2 तो बैठे थे बेचारे, सेकंड क्लास थर्ड क्लास, मगर हम उनको छोड़कर क्यों लियाकतपुर गए? 45 किलोमीटर का क्यों हमने सफर किया? क्यों? कि ये कंपीटेंट नहीं है, वो कंपीटेंट है, बेशक उसकी जुरिस्डिक्शन लगती ना हो, यानी जुरिस्डिक्शन उसको इलाका ना लगता, जुरिस्डिक्शन का मतलब है उसके हदूद में वो चीज ना आती हो, सिंपल वर्ड में, मगर इसके और भी मतलब बनते हैं, जुरिस्डिक्शन के बहुत मतलब हैं, ठीक है। अब है 167, इसकी सब सेक्शन 3, इसमें का शेल रिकॉर्ड रीजन फॉर ईच रिमांड। इसमें का जब भी वो रिमांड देगा ना, हर दफा अपनी रीजन रिकॉर्ड करेगा, मैं रिमांड क्यों दे रहा हूं। 167 सीआरपीसी उसकी सब सेक्शन 4 में कहा फॉरवर्ड कॉपी टू सेशन जज अलोंग विद रीजन। इसमें कहा
कि जब भी मजिस्ट्रेट रिमांड देगा उसके अंदर क्या करेगा, सब सेक्शन 3 में कहा कि शेल के साथ रीजन रिकॉर्ड करेगा मैं रिमांड क्यों दे रहा हूं। पुलिस मुझे कह रही है कि ये रिमांड दो, तो मैं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको रिमांड दूं, वो वजह लिखेगा सब सेक्शन 3 में। सब सेक्शन 4 में वो जो वजूहात लिख रहा है उसकी कॉपी सेशन को भी जाएगी कि मैं देता जा रहा हूं रिमांड, ये प्रोसेस होता जा रहा है, पुलिस मेरे पास आ रही है, इस रिमांड पे उन्होंने फलां चीज उससे हासिल की है, वो कहते और भी इसके पास राज छुपे हुए हैं, तो वो रीजन लिखेगा। और अगर वो उसको जुडिशियल करेगा तब भी, कि अगर पुलिस प्रोग्रेस नहीं कर पाई तो वो कहेगा भाई मैं तुम्हें क्यों रिमांड दूं, तुमने अभी तक क्या किया होगा, सिर्फ इसलिए लेते हो कि टॉर्चर करते हो, पैसे खाते हो, तो वो उनको रिमांड नहीं देगा बगैर वजह के। 167 उसकी सब सेक्शन 5, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 60 एंड 61 CRPC आर हियर इन बिफोर टू कंट्रेरी इफ अक्यूज्ड इज फीमेल। मैं आपको एक बड़ा प्यारा आपको चीज बता रहा हूं, ये बतानी मैंने थी जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आएगा लेक्चर, मगर चलो यहां पे बताता हूं। कानून में जब भी ये दो लफ्ज आए ना, एक है नॉट विद स्टैंडिंग, दूसरा है एज प्रोवाइडेड बाय अदर, ठीक है, यानी सेविंग एज प्रोवाइडेड बाय अदर, तो ये लफ्ज में फर्क है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है कि जो मैं कह रहा हूं ना इसके अलावा कोई और बात नहीं है, और एज प्रोवाइडेड बाय अदर, एज प्रोवाइडेड के बाद का मतलब क्या है कि बाय अदर का मतलब यह है कि अगर कहीं और कहा गया ना बात तो मेरी वाली ये बात ना मानना। तो सिंपल वर्डिंग में जब भी कानून में जिस सेक्शन के साथ नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब आएगा तो उसका मतलब बन जाता है मेरी बात माननी है बस, और कोई नहीं। और एज प्रोवाइडेड बाय अदर उसका मतलब है अगर कोई और किसी जगह पे बात की गई है ना, मैं तो तुम्हें बात बता रही हूं, कहीं और बात की गई हो तो तुम मेरी बात ना मानना, वहां पे जा सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूं। तो यहां पे कहा गया नॉट विद स्टैंडिंग, अगर यहां पे क्या कहा गया, नॉट विद स्टैंडिंग फीमेल के लिए कहा गया कि अगर तो औरत है और उसका रिमांड है तो जो मैं कह रही हूं उसके अलावा कोई और बात ना कर बैठना। अगर इसके शुरू में लफ्ज आया था एज प्रोवाइडेड बाय अदर प्रोविजन या एज प्रोवाइडेड बाय अदर लॉ, तो उसका मतलब क्या बन जाता, जो मैं तुम्हें कह रही हूं तुम ये भी कर सकते हो और जो कोई दूसरा कानून कह रहा है वो भी कर सकते हो। तो यहां पे नॉट विद स्टैंडिंग का जो मतलब आया ना, इसका मतलब बन गया कि जो मैंने कहा उसी पे तुमने पाबंद हो जाना है। तो इसमें कहा गया अगर तो औरत है, मुल्जिम औरत है, तो उसका रिमांड नहीं होगा। आपसे कोई पूछे औरत का रिमांड किस सेक्शन के तहत नहीं होता, आप कहेंगे 167 CRPC की सब सेक्शन 5 के तहत औरत का रिमांड नहीं होता। उसका रिमांड कब होगा, ये तो कत्ल का केस हो या डकैती का बड़ा संगीन नौयत का कोई केस हो तब उसका रिमांड होता, और रिमांड भी पुलिस स्टेशन में नहीं होता बल्कि जेल में होता है, जबकि मर्द का रिमांड पुलिस स्टेशन में होता है। तो उसमें क्या कह दिया गया कि नॉट विद स्टैंडिंग, कहीं और की बात ना मानना भाई, ये वाली बात मानना कि नो रिमांड, औरत का रिमांड ना लो। नंबर 2, एक्सेप्ट इन कत्ल और डकैती, कत्ल डकैती या कोई और संगीन जुर्मों में। नंबर 3, शेल रिकॉर्ड रीजन, ठीक है, अगर तुम कत्ल डकैती के अंदर या किसी संगीन जुर्म में उसका रिमांड दे रहे हो ना, तो शेल हर हालत में मजिस्ट्रेट को लिखना पड़ेगा कि मैं रिमांड क्यों दे रहा हूं। बेशक के कत्ल का जुर्म है, डकैती का है, कानून उसको इजाजत दे रहा है कि तुम वहां पे दे सकते हो, मगर शेल पाबंद भी बना रहा है कि जब दोगे तो लिखोगे भी मैं क्यों दे रहा हूं, औरत है मैं इसका रिमांड क्यों दे रहा हूं जेल में, तो लिखने का पाबंद होगा। तो शेल इंटेरोगेट इन प्रिजन या जेल, इसमें क्या कहा गया, शेल के लफ्ज के साथ कि पुलिस स्टेशन में हवालात में उसका रिमांड नहीं होगा बल्कि जेल में उसका रिमांड होगा। और जेल में किस तरह रिमांड होगा, यही सब सेक्शन 5 बताती है। इन प्रेजेंस ऑफ,
इन जो आईओ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाने का, पुलिस स्टेशन वाला उसका रिमांड लेने के लिए जेल में जाएगा, वो अकेला उसका वहां बैठ कर रिमांड नहीं लेगा, बल्कि उसके साथ जेल का अलग ऑफिसर बैठेगा और एक लेडी ऑफिसर बैठेगी। तो औरत के रिमांड का क्या अभी तक हमने देखा, औरत का रिमांड होता ही नहीं, अगर होगा तो कत्ल, डकैती, संगीन जुर्मों में। जब भी रिमांड जज साहब देंगे, मजिस्ट्रेट साहब देंगे, वो वजह लिखने के पाबंद होंगे। जब रिमांड उसका लिया जाएगा जेल में होगा, पुलिस स्टेशन में नहीं। जब जेल में होगा वहां पर खाली पुलिस ऑफिसर रिमांड नहीं ले सकता, जेल का ऑफिसर भी साथ बैठेगा और एक लेडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, सिर्फ लेडी नहीं, पुलिस ऑफिसर होनी जरूरी है। यहां पे लफ्ज पुलिस का है कि लेडी पुलिस ऑफिसर। तो वो जो लेडी बैठेगी, पुलिस ऑफिसर साथ बैठेगी, ये नहीं कि किसी भी चलती फिरती औरत को कहीं भी यहां पे बैठ जाएं, हम रिमांड ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो अब 167 इसकी सब सेक्शन 6 में क्या कहा गया कि जेल का जो इंचार्ज है, जो जेल का इंचार्ज है, एक तो थाने का इंचार्ज एसएचओ जो होता है, एक जेल का इंचार्ज जो है, वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंतजाम करके देगा, एक अलग जगह बनाएगा, सहूलत प्रोवाइड करेगा कि तुम यहां बैठो, ये जगह सेफ है, ये औरत है, इसका तकद्दुस है, तुम यहां बैठो, मैं अपना एक ऑफिसर देता हूं, तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं, साथ एक लेडी पुलिस ऑफिसर तुम अपने साथ लेकर आए हो, तो इनकी मौजूदगी में आप ये करें। तो यानी इंतजाम जो करेगा इस पूरे रिमांड का, वो जेल का इंचार्ज करेगा। अब है 167 इसकी सब सेक्शन 7, इसमें कहा गया इफ नेसेसरी आउट ऑफ जेल एसएचओ या आईओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। यहां पे कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये कहता है कि जेल में हम इसका रिमांड नहीं ले सकते, कोई ऐसी वजह है कि इसका रिमांड हर हालत में हमें पुलिस स्टेशन लेना है। अब क्या होगा, अब या तो एसएचओ खुद, यानी जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो खुद, यानी जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है तो खुद, या वो आईओ, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे ना हो। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी पुलिस वाला चला गया और जाकर अप्लाई कर दिया मजिस्ट्रेट साहब के पास के मजिस्ट्रेट साहब मैं इस औरत का रिमांड जो है जेल में नहीं लेना चाहता, मुझे फलां वजूहात हैं, मैं इसको थाने में लेकर आ रहा हूं, इसका रिमांड लूंगा। नहीं, या तो इंचार्ज पुलिस स्टेशन का हो या सब इंस्पेक्टर हो, ये जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास, उस पर अप्लाई करेंगे, उसको मुतमिन करेंगे कि ये वजूहात हैं, हम इसका रिमांड थाने में लेना चाहते हैं, और मजिस्ट्रेट साहब मान जाएं। तब क्या होगा, अब उसको शेल के साथ पाबंद कर दिया गया कि आपने वजह लिखनी है कि मैं इसका रिमांड क्यों दे रहा हूं, और वजह के साथ ये उन्होंने बताया कि एक औरत को जरूर शेल के साथ अपॉइंट करेंगे मजिस्ट्रेट साहब कि तुमने उस मुल्जिमा का, जिस औरत का रिमांड हो रहा है, जब उसको पुलिस स्टेशन लेकर आए, उसका साया बनकर उसके साथ घूमना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो फुल कस्टडी में, फुल एक किस्म की प्रोटेक्शन में लेकर फिर उसके रिमांड की इजाजत देता है मजिस्ट्रेट, और रीजन लिखेगा, पाबंद है कि मैं क्यों दे रहा हूं, पुलिस की बात क्यों मान रहा हूं। 167 सीआरपीसी की प्रोविजन इसमें है कि रिमांड सिर्फ और सिर्फ डे लाइट में होगा। तो क्या कहा गया, नो रिमांड, इसके अंदर कह दिया कि नो बिटवीन दी सनसेट एंड सनराइज, सूरज गुरूब होने के बाद और तुलू होने से पहले के दरमियान रिमांड ना हो। यानी सिंपल वर्ड में औरत का रिमांड रात के वक्त नहीं होता। तो अभी तक हमने औरत का रिमांड क्या पढ़ा, नंबर 1 उसका रिमांड नहीं होता, अगर होगा तो कत्ल डकैती के मामलात में जज साहब लिखने का पाबंद होगा, रिमांड जेल में होगा, जेल में उस रिमांड के लिए इंतजाम कौन करेगा, वहां का जेल का इंचार्ज करेगा।
एक जेल का ऑफिसर साथ बैठेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ, और एक लेडी पुलिस ऑफिसर वहां पे बैठेगी, तब उसका रिमांड होगा। अगर आईओ ये कहे कि मुझे इसका रिमांड, कोई ऐसी वजूहात हैं जो बहुत ठोस हैं, इसका मैंने पुलिस स्टेशन में रिमांड लेना है, तो वो या तो सब इंस्पेक्टर हो या इंचार्ज हो पुलिस स्टेशन का, वो अप्लाई कर सकता है। जब वो वहां पे जाएंगे, जज साहब को मुतमिन करेंगे, तो जज साहब फिर उसका रिमांड देंगे और वजह लिखने के पाबंद होंगे। एक लेडी पुलिस ऑफिसर को, सिर्फ लेडी नहीं, लेडी पुलिस ऑफिसर को कहेंगे साया बन के इसका फिरना है और दिन की रोशनी में रिमांड लेना। यहां तक हमने देखा। रिमांड की जरूरत क्या है, हम रिमांड क्यों लेते हैं? क्या रिमांड के बगैर गुजारा है? नहीं। जब रिमांड ही नहीं होगा तो एविडेंस कलेक्ट कैसे होंगे? मसलन एक मुलजिम को पकड़ा कि तुमने फलां घर में डकैती की है, पकड़ के उसको ढक दिया और उसको जेल भेज दिया, ये नहीं ना। अदालत को एविडेंस चाहिए, एविडेंस कलेक्शन काम करना है। इन्वेस्टिगेशन की जो आप तारीफ पढ़ेंगे उसमें यही है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि पुलिस के जरिए एविडेंस को कलेक्ट करना। तो इसलिए रिमांड जरूरी है, मगर उसका मतलब मारपीट हरगिज नहीं, मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर है, क्या रिमांड के दरमियान हम बेल अप्लाई कर सकते हैं? हां। जब भी आपका मुलजिम रिमांड पर आए तो उसके वकील का फर्ज है कि वो रिमांड की मजम्मत करे कि ये रिमांड नहीं होना चाहिए, पुलिस बेवजह मांग रही है, इसको तशद्दुद का निशाना बना रही है, दुश्मनी का निशाना बना रही है, रिश्वत खाना चाहती है, इसको मार मार के हलाक किया हुआ है, फलां है, ये है, वो है। इस तरह करके उसके रिमांड को आप उसकी मजम्मत करें कि इसको जुडिशल भेजा जाए। तो ये सवाल उठता है, क्या रिमांड के दौरान बेल अप्लाई की जा सकती? हां, की जा सकती है। मगर एक बात है, अगर तो देखें कानून पर कानून होता है, हम जब भी बात करते हैं हम जनरल बात करते हैं, वो फिर एक बड़ी गहराई में चले जाते हैं। वो हमारा ये अभी लेक्चर नहीं है, हम गहराई के भी लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड कराएंगे। वो फिर इतने गहराई के होंगे कि जिसमें एक लफ्ज के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेक्चर आएंगे इंशाल्लाह, वो एक अलग चीज है। मगर यहाँ पे एक जनरल लेक्चर दिया जा रहा है LLB के लिए, जुडिशियल इम्तहानात के लिए, जो एक आम है। वो एक इस लेवल के होंगे कि जो एक आखिरी तहकीकात के होंगे, वो अलग चीज इंशाल्लाह आएंगे, वो बाद में आएंगे जब हम सारा ला पढ़ लेंगे, अगर जिंदगी रही। तो बेल आपने अप्लाई कर दी रिमांड के लिए, रिमांड के दौरान बेल अप्लाई कर दी और बेल रिजेक्ट हो जाती है, तो अब आप दोबारा बेल रिमांड के दरमियान अप्लाई नहीं करेंगे। जनरल कानून ये है। अब जब तक वो जुडिशियल नहीं होगा तब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे। आम कंसेप्ट यही है कि आप रिमांड के दौरान बेल अप्लाई नहीं करते, अक्सर मैंने ये सुना, जबकि कानून में ये है कि रिमांड के दौरान भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर बहुत कम, चांसेस कम होते हैं। क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब को पता होता है कि मैंने अगर इसको छोड़ दिया, पुलिस तो यहाँ पे तड़प रही है इसको दोबारा अपने पास बुलवाने के लिए, और मैं इसको छोड़ दूंगा तो एविडेंस कहाँ से कलेक्ट होंगे? हाँ, कोई ऐसी वजूहात उसका वकील बता दे और जज साहब कन्वेंस हो जाएं, तब उसको दे सकते हैं। तो यानी रिमांड के दौरान बेल अप्लाई हो जाती है, मगर रिजेक्ट हो गई तो दोबारा अप्लाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसको जुडिशियल रिमांड पे जेल ना भेज दिया जाए। हाँ, जब वो जेल चला गया फिर आप 1 या 1 लाख 1 करोड़ दफा बेल के लिए अप्लाई करो। तो जस्टिस आसिफ साहब ने वो एक बहुत बड़ी बात करते हैं, उन्होंने ये हैरानगी का इजहार किया अपनी जजमेंट में कि बेलेबल ऑफेंस में किस तरीके से एक जज बेल को रिजेक्ट कर सकता है। वो कहते हैं तो होता ही नहीं। बेल पे उनकी बहुत प्यारी प्यारी जजमेंट है, बहुत प्यारी प्यारी और बड़ी बेहतरीन जजमेंट है। मैं उसको जब पढ़ता हूं मैं बहुत ज्यादा ना एक हैरान होता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस में क्या हो रहा है। तो उसमें यही कहा गया
कि जितनी मर्तबा, कानून में कोई लिमिटेशन नहीं है बेल के लिए कि आप 10 दफा अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, आप करोड़ दफा अप्लाई करते हैं, मगर हर दफा नए ग्राउंड के साथ। तो हमने रिमांड पढ़ा। अब हम देखते हैं रिमांड से मुताल्लिक अहम पॉइंट। हमने अभी तक क्या देख लिया कि रिमांड जो होता है वो मारना पीटना नहीं होता, बल्कि एविडेंस कलेक्ट होता है। इसकी 3 किस्में, एक जुडिशियल रिमांड जो जेल भेजा जाता है, एक जिस्मानी रिमांड जो पुलिस को दिया जाता है, ट्रांजिट रिमांड एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट तक। औरत का रिमांड नहीं होता। ये वाली चीज हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1 कि सिर्फ मजिस्ट्रेट को पावर है रिमांड देने की। नंबर 2, रिमांड देते वक्त मुल्जिम अदालत में मौजूद होना चाहिए। अगर मुल्जिम मौजूद नहीं, रिमांड नहीं दिया जा सकता। नंबर 3, वो शख्स अरेस्ट होना जरूरी है। ये नहीं कि वो बाजार में फिर रहा और आप उसके रिमांड लेते फिर रहे हो, ये नहीं, वो अरेस्ट होना जरूरी है। फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी जरूरी है। फिर 24 घंटे से पहले पुलिस को पावर दी गई कि वो 24 घंटे तक अपने पास रख सकती है। 24 घंटे के बाद वो लाजमन पाबंद है कि अगर उसने अपने पास रखना है तो वो रिमांड लेकर रखेगी, वरना नहीं। हाँ, 24 घंटे तक उसको रिमांड की जरूरत नहीं है। फिर जब भी रिमांड के लिए पेश पुलिस करेगी, हर मर्तबा रिलायबल जो है वो उसको इंफॉर्मेशन देगी, एविडेंस देगी, बात बताएगी जज साहब को कि मुझे क्यों, माकूल वजह बताएगी, सफिशिएंट काज बताएगी कि मुझे इसका रिमांड क्यों चाहिए। और ये जब भी रिमांड रखा जाएगा, ये मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। एक पूरी की पूरी उसकी प्रोग्रेस रखी जाएगी कि मैंने इस पिछले रिमांड में अभी तक ये कारकर्दगी दिखाई है, आगे मजीद 2 में और कारकर्दगी दिखा सकती हूँ। ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दे सकता है, सेकंड और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट को उसकी पावर नहीं है। हाँ, अगर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी इलाके में ये कह दे कि यहां पर सेकंड और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट भी रिमांड दे सकता है, फिर वो दे देंगे। फिर जब भी रिमांड दिया जाएगा, पुलिस अपनी डायरी पेश करेगी। फिर रिमांड मुकम्मल एकदम ही, फौरन ही, एक साथ ही 14 दिन का नहीं दिया जाएगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इंटरवल ऑफ टाइम में दिया जाएगा। फिर 15 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं होगा। जब भी रिमांड दिया जाएगा, उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट लिखेगा और वो सेशन को भेजनी जरूरी होगी। फिर अगर तो पुलिस ने रिमांड में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई, जज साहब उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद मुल्जिम को हक होगा कि अपने वकील के जरिए या किस तरह भी वो ऑब्जेक्शन राइज कर सकता है कि जज साहब वो बोल सकता है, उसको बोलने का हक है। जज साहब ये मुझ पर तशद्दुद करते, मारते हैं, पीटते हैं, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, या उसका वकील कह दे। फिर ओपन कोर्ट में रिमांड होगा। ये नहीं कि घर में बैठ के रिमांड हो रहा है, कि जज साहब किसी होटल में बैठे हैं, पुलिस वहां चली गई, हमने रिमांड लेना है, आप रिमांड दे दें, ऐसा नहीं। ओपन कोर्ट में हाउस पे रिमांड हो रहा होता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, मगर कानून ने इसकी मजम्मत की है और नहीं होना चाहिए। घरों पर रिमांड नहीं होना चाहिए। ये खुद मजिस्ट्रेट साहब के लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों? उन पे फिर उंगलियां उठती हैं कि देखो ये घर रिमांड लेते हैं, पैसे लेते हैं, इनको पैसे दे दिए जाएं तो फिर ये रिमांड जो है वो रोक कर उसको जुडिशियल कर देते हैं। अगर पैसे ना दिए जाएं तो वो रिमांड जो है आगे दे देते हैं। तो उन पे खुद उंगलियां लोग बनाते हैं, इसलिए तो घर में नहीं देना चाहिए। और पुलिस की हेल्प के लिए नहीं देना चाहिए कि जज साहब पार्टी ना बने, मजिस्ट्रेट साहब पार्टी ना बने कि मैं पुलिस की हेल्प करने के लिए दे रहा हूं, नहीं, बल्कि न्यूट्रल होकर एक जज बनकर, एक मजिस्ट्रेट बनकर कि मेरे जिम्मे शख्स की वो है। फिर रिमांड के दौरान टोटल कस्टडी मजिस्ट्रेट की है। कुछ भी उस बंदे को हुआ तो जवाब दे मजिस्ट्रेट है कि ये शख्स क्यों इसको नुकसान पहुंचा। जब आपके सामने पेश किया गया था, इसकी तबीयत बहुत खराब थी, ये वाले गवाह हैं, और फिर भी आपने उसको रिमांड दिया। उसकी हालत नहीं थी कि उनके हवाले किया जाए और इन्होंने मार मार को उसका हलाक कर दिया, तो फिर इंक्वायरी बैठती है। अब हम आखिर में पढ़ते हैं
रिमांड के दौरान क्या क्या हकूक होते हैं एक कैदी को, एक मुल्जिम को। कैदी नहीं, मुल्जिम। कैदी और चीज होता है, मुल्जिम और चीज होता है। पहला उसका हक है कि उसको खुराक, जिस तरह का वो खाना जो है एक आम होता है, वो खाना उसको जरूर दिया जाएगा, उसको खाने पीने से महरूम नहीं किया जाएगा। फिर उसकी मेडिसिन उसको पहुंचाई जाएंगी। मगर हाँ, यहां पुलिस ये कर सकती है कि आम प्राइवेट डॉक्टर से या किसी मेडिकल स्टोर से लेके नहीं दी जाए, हो सकता उसमें जहर हो। हाँ, सर्टिफाइड गवर्नमेंट डॉक्टर जो है वो मेडिसिन उसको दे दे। मेडिसिन नहीं रोक सकती, मगर ये कि सर्टिफाइड हो। ये नहीं कि कोई भी उठा के उसको मेडिसिन देके जा रहा है, भाई ये खा लेना, हो सकता उसमें जहर हो। फिर है उसको सीजनल जो वेयर्स एंड टेयर्स हैं, मौसम के लिहाज से उसको कपड़े देने का उसका हक है। गर्मी है तो उसको पतले कपड़े, सर्दी है उसको कंबल वगैरह, उसकी जर्सी, उसकी टोपी वगैरह, कोई जो चीजें, जुराबें, तो ये चीज उसको उसका हक है। फिर कंटेक्ट विद फैमिली, कि उसकी फैमिली से मुलाकात नहीं रोकी जाएगी। हाँ, कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो बहुत सख्त होती हैं, मगर उसके पीछे पे स्पेशल ऑर्डर होते हैं, तो वो किसी से मिलने नहीं दिया जाता, वो एक नामालूम जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है, वो एक अलग मामला है, हम जनरल पढ़ रहे हैं। फिर उसको अपने लीगल प्रैक्टिशनर जो है, अपने वकील से नहीं रोका जाएगा। उसका वकील जब चाहे, जिस टाइम चाहे उससे मिल सकता है। उसको पूरा मौका दिया जाएगा अपने वकील के साथ बैठकर, वो जो जिस वकील को चाहे अपॉइंट कर सकता है और अपने वकील को सब बातें बता सकता है। फिर है ऑब्जेक्शन राइज, वो अपना ऑब्जेक्शन राइज कर सकता है, अपना जो है वो एतराज कर सकता है कि मुझे रिमांड ना दो। फिर उसके बाद नो टार्चर, उसको टार्चर नहीं किया जाएगा। उसका ये हक कि उसको सेल्फ एविडेंस के लिए मौजूद नहीं किया जाएगा, उसको सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग की तरफ नहीं लेकर जाएगा कि तुम खुद अपने खिलाफ गवाही दो कि वाकई मैंने इस तरह किया, यानी अपने आप के खिलाफ उसको गवाह नहीं बनाया जाएगा। फिर वो झूठा बयान दे सकता है। ये बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, अगर पुलिस की कस्टडी में किसी भी शख्स ने जो झूठा बयान दे दिया, उस पर कोई भी सजा नहीं है। ठीक है, पुलिस के सामने आप कह दें हाँ जी मैंने ही किया था, मैं ही सारा घर लूट कर लाया हूं, जब अदालत में पेश हो उसका वकील फिर खुद संभाल लेगा कि इसने पुलिस के सामने क्या कहा है। पुलिस के सामने कहे गई किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं होती। आपने कन्फेशन कर लिया पुलिस के सामने, आप अदालत में चले जाएं, वकील खुद ही हैंडल कर लेते हैं कि जज साहब पुलिस का तो आपको पता ही है, अपनी जान बचाने के लिए इसने ऐसा किया, वरना मार देते इसको। तो पुलिस के सामने झूठा बयान भी दे दिया, उसके ऊपर कोई सजा नहीं होती, आप उसकी कोई अहमियत नहीं होती। उसके बाद आखिर में कि मुख्तसरन हर वो चीज जो कानून ने और इंसानी हकूक हैं, जो कि एक हरासती हकूक हैं। देखें, हरासत के अलग इंसानी हकूक होते हैं और आम बंदे के अलग। जब हम जेल कवानीन में आएंगे तो फिर हम कैदियों के जब हकूक की तरफ जाएंगे, फिर हम उसमें बड़ी डिटेल में देखेंगे कि हिरासत के दौरान जो है वो क्या उसके हकूक होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक उसके फंडामेंटल राइट बदल जाते हैं जब वो गिरफ्तार हो जाता है। जिस तरह हमें आम ये है कि हम कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, फिर वो ऐसा नहीं करेगा। यहाँ तक का था। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।